हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग के एग्जाम्स होने वाले हैं, जिसके लिए जो एमसीक्यू वीडियोस हैं मैं आप लोग के लिए लेकर के आ रही हूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करें। और ऐसे क्वेश्चंस हैं ये जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसकी पहले भी काफ़ी वीडियोज़ में अपलोड कर चुकी हूँ। ये आप लोग की 200 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी, जिसमें कि हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन ऐसी ही वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी करिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो उसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स 4P। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक जो विपणन मिश्रण होता है 4P होता है उसका एक तत्व नहीं, एक एलिमेंट नहीं है। प्रोडक्ट है, प्राइस है, पर्पस है, प्रमोशन है। उत्पाद, मूल्य, उद्देश्य और संवर्धन बहुत पूछा जाता है। 4Ps जो हैं तो उसमें कौन एक इसका हिस्सा नहीं है। प्रोडक्ट भी होता है, प्राइस भी होता है, प्रमोशन भी होता है। क्या नहीं होता? उद्देश्य नहीं होता, पर्पस इसका एक हिस्सा नहीं होता, एक एलिमेंट नहीं होता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें कि और एक कौन सा एलिमेंट है जो रहेगा, क्योंकि तीन तो आपने पढ़ लिए। तो प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्रमोशन है और प्लेस होता है। जो फोर्थ वाला हो जाता है स्थान, प्लेस, यहाँ पर ये फोर्थ हो जाता है। बाकी तीन ये वाले हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, सी वाला। चलिए नेक्स्ट है। मार्केट सेगमेंटेशन मीन्स डिवाइडिंग द टोटल मार्केट इनटू। बाजार विभक्तिकरण का अर्थ कुल बाजार को विभाजित करना है। समान आधे भागों में, समरूप उप समूहों में, विषम समूहों में, राष्ट्रीय सीमाओं में। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जो मार्केट सेगमेंटेशन होता है तो उसमें हम जो मार्केट को डिवाइड करते हैं तो किस तरह से डिवाइड करते हैं। बराबर यानी कि समान भागों में डिवाइड कर देते हैं कि 4 हिस्सों में या 5 हिस्सों में, जिसमें भी जितने भी हमने करना चाहा मार्केट के अकॉर्डिंग कि कितना बड़ा मार्केट है उसके अकॉर्डिंग। या फिर हम जो होमोजीनियस सब ग्रुप्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे कि बच्चे हैं तो बच्चों के अकॉर्डिंग अलग है। एज के हिसाब से आपने देखा होगा मार्केट में जो आप कुछ भी परचेज़ करने जाइए क्लॉथ्स हैं तो वहाँ पर एज के अकॉर्डिंग होता है। या फिर विषम समूहों में या फिर नेशनल राष्ट्रीय सीमाओं में। तो यहाँ पर जो डिवाइड करेंगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका है समरूप उपसमूहों में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब वो कई तरह से हो सकते हैं, एज के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, जेंडर के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, या फिर जो रुचियाँ हैं या फिर जो स्टेटस होता है उसके अकॉर्डिंग है। सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एट द राइट प्राइस डिफाइंस। सही उत्पाद हो, सही जगह पर हो, सही समय पर हो और सही कीमत पर हो, किसे परिभाषित करता है। सेलिंग को, एडवर्टाइजिंग को, मार्केटिंग मिक्स को या फिर पब्लिक रिलेशंस को। तो यहाँ पर ये किसको डिफाइन कर रहा है? तो ये डिफाइन करता है मार्केटिंग मिक्स को, यानी कि विपणन मिश्रण को। जब हम एक मार्केटिंग मिक्स तैयार करते हैं, जो अभी आपने पढ़ा था, उसमें 4 चीज़ें आती हैं, 4 एलिमेंट होते हैं। तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो किस तरह का है, सही जगह पर है या नहीं, सही राइट। जैसे कि आपको जाड़े के जो विंटर के क्लॉथ्स होते हैं अगर समर में प्रोवाइड कराए जाएँ तो आपके लिए वो बेकार है, वेस्ट है। तो ये सही समय भी होना चाहिए और सही प्राइस भी होना चाहिए। ये चारों ही चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, एंड तक वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट है अ स्ट्रैटेजी ऑफ सेटिंग अ हाई इनिशियल प्राइस फॉर ए न्यू प्रोडक्ट टू स्कीम रेवेन्यूज लेयर बाय लेयर इज कॉल्ड। नए उत्पाद के लिए शुरुआत में ऊंची कीमत तय करने की रणनीति को क्या कहा जाता है ताकि परत दर परत राजस्व कमाया जा सके। पेनिट्रेशन प्राइसिंग होता है, यानी कि प्रवेश मूल्य निर्धारण। प्राइस स्कीमिंग मलाई उतारना, यहाँ पर मूल्य मलाई उतारना। मनोवैज्ञानिक मूल्य निर्धारण या फिर अर्थव्यवस्था मूल्य निर्धारण। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि कोई नया प्रोडक्ट है, स्टार्टिंग में उसकी प्राइसेस जो आप हाई रखते हैं, तो ये कौन-सी रणनीति होती है? यानी कि आप स्टार्टिंग में जब प्रोडक्ट को अपने इंट्रोड्यूस करा रहे हैं मार्केट से, तो उसी टाइम पर ही आप प्राइसेस काफ़ी हाई रख रहे हैं, तो वो किस तरह की नीति होती है? तो उसे कहते हैं प्राइस स्कीमिंग। इसको स्कीमिंग बोला जाता है जब स्टार्टिंग में ही, क्योंकि उस टाइम पर आपका प्रोडक्ट नया है, मार्केट में वैसे प्रोडक्ट नहीं है, तो जो भी परचेज़ करेगा वो एक अकेला प्रोडक्ट है, कॉम्पिटिशन नहीं है। तो इस वजह से वहाँ पर जनरली ऐसा होता है जब कोई न्यू आइडिया आता है जिसके बारे में पहले से जानकारी लोगों को नहीं होती उन चीज़ों की,
तो वहाँ पर अगर कोई एक मार्केट में बड़ा बिज़नेसमैन या प्लेयर आता है, तो लोग उस चीज़ को खरीदते हैं। फिर उसको देख कर के बाकी लोग वैसे ही बनाना शुरू कर देते हैं, तो धीरे-धीरे क्या होता है प्राइसेज़ वो अपने कम कर देता है। स्टार्टिंग में वो प्राइस हाई रख सकता है क्योंकि अकेला मार्केट में वो होता है, तो कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं होता। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है the set of all product lines and items that a particular seller offers for the sale is called। उन सभी उत्पाद लाइनों और वस्तुओं को समूह जो एक विशेष विक्रेता बिक्री के लिए पेश करता है कहलाता है। प्रोडक्ट मिक्स है, प्रोडक्ट लाइन है, प्रोडक्ट डेप्थ है, प्रोडक्ट ब्रेड्थ है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है आपसे उन सभी उत्पाद लाइनों और वस्तुओं का समूह जो एक विशेष विक्रेता बिक्री के लिए यानी कि यहाँ पर सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट लाइन्स और आइटम्स की बात की जा रही है जो कि कोई पर्टिकुलर सेलर ऑफर कर रहा है सेल करने के लिए उसको क्या कहते हैं तो उसे हम उत्पाद मिश्रण कहते हैं, जिसका मार्केटिंग मिक्स होता है, उसी तरह से प्रोडक्ट मिक्स भी होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है व्हिच फंक्शन ऑफ मार्केटिंग हेल्प्स इन क्रिएटिंग टाइम यूटिलिटी फॉर अ प्रोडक्ट। कि विपणन का कौन सा कार्य किसी उत्पाद के लिए समय उपयोगिता बनाने में मदद करता है? ट्रांसपोर्टेशन है, वेयरहाउसिंग स्टोरेज है, पैकेजिंग है, ब्रांडिंग है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है समय उपयोगिता। टाइम यूटिलिटी का मतलब है कि सही व्यक्ति के पास टाइम रहते हुए आपका प्रोडक्ट पहुँच जाए, तो वो उस पर डिपेंड करता है उसमें क्या चीज़ें शामिल होती है, तो उसमें वेयरहाउसिंग और स्टोरेज आ जाता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या चीज़ हेल्प करती है कि स्टोरेज कैपेसिटी आपके पास सही होनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा हर चीज़ जो होती है प्रोडक्ट कई टाइप के होते हैं, जो वस्तुएँ होती हैं अलग-अलग तरह की होती हैं, तो हर चीज़ को आप बहुत ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते, जैसे मिल्क है, उसको आप ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। जो डेली की फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, उनको भी आप बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं कर पाएँगे, तो यहाँ पर डिपेंड करता है, तो कैसी वेयरहाउसिंग की सुविधा है, उस पर भी काफ़ी हद तक ये चीज़ आपकी डिपेंड हो जाती है। चलिए नेक्स्ट है डायरेक्ट मार्केटिंग इन्वॉल्व्स सेलिंग गुड्स थ्रू। प्रत्यक्ष विपणन में किसके माध्यम से माल बेचना शामिल है? थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, एजेंट है, मध्यस्थों के बिना, मेल, इंटरनेट या फ़ोन द्वारा। तो यहाँ पर डायरेक्ट मार्केटिंग की बात हो रही है, प्रत्यक्ष विपणन की बात हो रही है। जब आप डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो बीच में कोई भी मध्यस्थ मीडिएटर नहीं होता है। डायरेक्ट आप जो कंपनी है और जो कंज़्यूमर होता है, उपभोक्ता होता है, उसकी बात होती है। तो जब आप मेल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू या फिर फ़ोन के द्वारा डायरेक्ट सेल करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जैसे आज के टाइम पर आप लोग डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के वहाँ पर जो भी प्रोडक्ट उनके होते हैं उसको परचेज़ कर सकते हैं। तो डायरेक्ट है बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं है। चलिए नेक्स्ट है व्हिच कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग एम्फसाइजेस ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल वेलफेयर अलॉन्ग विथ कंज्यूमर सैटिस्फैक्शन। विपणन की कौन सी अवधारणा उपभोक्ता संतुष्टि के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण पर जोर देती है? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्शन है, सोशल मार्केटिंग है या फिर सेलिंग कॉन्सेप्ट है? तो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन कर रहा है कि कौन-सी जो आपका कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड हो जाएगा? पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण पर जोर देता है। यानी कि कंज्यूमर सैटिस्फाई भी हो लेकिन साथ-साथ जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे हमारे एनवायरनमेंट को किसी तरह के कोई हार्म ना पहुँचे और सोशल वेलफेयर के लिए हो। तो कौन-सा हो जाता है वो आपकी सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हो जाता है, सामाजिक विपणन अवधारणा होती है। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है द फाइनल स्टेज इन द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज। उपभोक्ता निर्णय लेने की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या होता है? परचेज डिसीजन है, इन्फॉर्मेशन सर्च है, पोस्ट परचेज बिहेवियर है, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स है। यहाँ पे कह रहा है कि कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होती है उसका फाइनल स्टेज क्या रहता है? यानी कि लास्ट का स्टेज क्या होता है? जब आप लास्ट में क्या होता है? आप जो है मन बना लेते हैं कि हमको ये चीज़ खरीदनी है, उसके बाद में परचेज़ कर लें, उसके बाद भी एक स्टेज आ जाती है पोस्ट परचेज़ बिहेवियर की। यानी कि बाद में आपका बिहेवियर उस प्रोडक्ट को लेकर के आपका रिस्पॉन्स कैसा है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले के टाइम में तो परचेज़ कर लेने तक ही रहता था, जो पुरानी थी इसकी, लेकिन अब जो नया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है उसमें हमारा बात का भी रहता है कि फीडबैक क्या रहा है कंज़्यूमर का। चलिए नेक्स्ट है एडा मॉडल इन प्रमोशन स्टैंड फॉर अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड डैश। संवर्धन में एडा मॉडल जो है उसमें अटेंशन आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है, डिज़ायर आ जाता है। अब ए जो ये है इस ए का मीनिंग क्या है? एक्शन है, एटीट्यूड है, अवेयरनेस है या फिर अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि है। तो क्या हो जाएगा? तो एक्शन हो जाएगा। यानी कि आपने ये एडा जो है ये संवर्धन प्रमोशन का एक मॉडल है। इसमें क्या होता है पहले आप अटेंशन ध्यान देते हैं,
हैं हम किसी प्रोडक्ट की तरफ, उसके बाद उसमें हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है, फिर हमारी डिज़ायर होती है कि हम उसको परचेज़ करें, उसके बाद हम उसको एक्शन लेते हैं यानी कि परचेज़ करते हैं। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीमार्केटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ, टेलीमार्केटिंग जो है वो किसका एक हिस्सा है? ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग का, डायरेक्ट मार्केटिंग का, वायरल मार्केटिंग का, रिलेशनशिप मार्केटिंग का। तो जो टेलीमार्केटिंग है वो किसका एक पार्ट होता है? ये आपका डायरेक्ट मार्केटिंग का है। अभी आपने देखा ही था डायरेक्ट मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने पूछा था यहाँ पर इससे पहले के में। तो वहाँ पर इसमें टेलीमार्केटिंग भी एक उसका ऑप्शन था कि जब आप जो है फ़ोन के थ्रू मार्केटिंग कर रहे होते हैं, यानी कि आप अपना ऑर्डर कर रहे होते हैं या आपको बताया जा रहा होता है प्रोडक्ट के बारे में। चलिए नेक्स्ट है, when a firm sets a very low prices for a new product to attract a large number of buyers quickly, it uses, जब कोई फर्म बड़ी संख्या में खरीदारों को तेजी से आकर्षित करने के लिए एक नए उत्पाद के लिए बहुत कम कीमत तय करती है तो वह उपयोग करती है। स्कीमिंग प्राइसिंग है, पेनिट्रेशन है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है, डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग है। यहाँ पर कह रहा है कि हम ये चाह रहे हैं, अभी आपने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि जहाँ पर स्टार्टिंग में जब इंट्रोड्यूस ही किया जा रहा था प्रोडक्ट को तो बहुत हाई जो थी प्राइसिंग रखी जा रहा था। यहाँ पर कह रहा है कि हम प्राइस को क्या कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट है लेकिन हम अपने प्राइस को कम रखना चाह रहे हैं। जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, लोगों तक पहुँच सकें, लोगों को आकर्षित कर सकें क्योंकि जब प्राइस कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ को खरीदना चाहेंगे। तो ये कौन-सी पॉलिसी होती है, ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग कहलाती है, बाज़ार प्रवेश मूल्य निर्धारण कहलाता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डेमोग्राफिक बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन, निम्नलिखित में से कौन-सा बाज़ार व्यक्तिकरण के लिए एक जनसांख्यिकीय आधार है? पर्सनैलिटी, लाइफ़स्टाइल, एज एंड जेंडर, सोशल क्लास। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि डेमोग्राफिक आधार होगा बाज़ार व्यक्तिकरण, जब हम बाज़ार को, मार्केट को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित करके उसमें हम अपना जो है मार्केटिंग का काम करते हैं या अपने सेलिंग का काम करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? मार्केट सेगमेंटेशन कहलाता है, अलग-अलग बेसिस पे ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पर जो कह रहा है जब इसका बेस हमारा डेमोग्राफिक रहेगा, तो वो कौन-सा होगा? तो आपका एज और जेंडर के अकॉर्डिंग होगा। अभी मैंने आपको इसको समझाया भी था आपको कि अलग-अलग एज ग्रुप के लोगों बच्चों के लिए अलग होता है और जो एडल्ट होते हैं उनके लिए अलग होते हैं। तो आप मार्केट में लेने जाएँगे सामान तो वहाँ पर लिखा होता है कि 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है या फिर ये आपका 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए लिखा होता है। तो वो हो जाता है एज के अकॉर्डिंग हो जाता है और या फिर मेल या फीमेल के अलग-अलग रहते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, लेबलिंग इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ इट प्रोवाइड्स, जो लेबलिंग होती है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्या प्रदान करता है? प्रोटेक्शन टू प्रोडक्ट, इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट कंटेंट्स एंड यूजर्स, ईज़ी ट्रांसपोर्टेशन, क्रेडिट फैसिलिटीज़। जो लेबलिंग होती है, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो आप देखते होंगे कि चाहे वो प्लास्टिक पैकेजिंग में आए या जो है किसी भी तरह की पैकेजिंग उसके ऊपर एक लेबल लगा होता है, जहाँ पर प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो क्या होता है हमें उसमें इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट कंटेंट्स एंड यूजेस, हमें उस उत्पाद की सामग्री उपयोग के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट है, द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दैट इन्वॉल्व्स प्रोडक्ट कंज्यूमर इज कॉल्ड, उत्पादक और उपभोक्ता वितरण के माध्यम को क्या कहा जाता है? 1 लेवल है, 2 लेवल है, 0 लेवल है, 3 लेवल है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो है जो डायरेक्ट मार्केटिंग होती है उसमें डायरेक्ट क्या होता है, जो मार्केट में बना रहा है, मैन्युफैक्चरर है और जो आप खरीद रहे हैं कंज्यूमर है। तो 2 ही लोग होते हैं। यहीं यहाँ पर भी कह रहा है कि उत्पादक है और उपभोक्ता है, बीच में और कोई नहीं है। तो ये कौन-सा है? ये 0 लेवल हो जाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 0 लेवल चैनल कहलाता है क्योंकि बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं है। जितने मीडिएटर बढ़ते जाएँगे उतने ही ज़्यादा लेवल बढ़ते जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज़, गुड्स और सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर इज़, किसी पहचान किए गए प्रायोजक द्वारा विचारों, वस्तु या सेवाओं के गैर व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण और संवर्धन का कोई भी सशुल्क रूप है। सेल्स प्रमोशन है, पर्सनल सेलिंग है, एडवर्टाइजिंग है, पब्लिसिटी है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, यानी कि जब आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से नहीं किसी और के थ्रू जो है प्रेजेंटेशन या प्रमोशन करते हैं अपने आइडियाज़ का, गुड्स का, सर्विसेज का, तो वो क्या कहलाता है? तो उसे हम एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, उसे हम विज्ञापन कहा जाता है वो। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी है, यानी कि आप अट्रैक्ट कर रहे हैं कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट की तरफ। एडवर्टाइजमेंट का मतलब ही होता है टू मूव, यानी कि मोड़ना। नेक्स्ट हो जाएगा, ग्रीन मार्केटिंग रिलेट्स टू मार्केटिंग प्रोडक्ट्स दैट आर, हरित विपणन उन उत्पादों के विपणन से संबंधित है जो पेंटेड ग्रीन, एनवायरमेंटली सेफ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ओनली, लो प्राइस गुड्स। यहाँ पे क्या कह रहा है? जो हरित विपणन है उन उत्पादों के विपणन से संबंधित है जो हैं
किस तरह के होते हैं? तो यहाँ पर ग्रीन जो मार्केटिंग की बात की जाती है, तो जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, एनवायरमेंटली सेफ होते हैं, उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ प्रमोशन इज टू बिक्री संवर्धन का मूल उद्देश्य क्या है? बिल्ड लॉन्ग टर्म ब्रांड इमेज, इंक्रीज इमीडिएट सेल्स शॉर्ट टर्म, चेंज कारपोरेट आइडेंटिटी, रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। यहाँ पर क्या कह रहा है कि बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन, जो बिक्री संवर्धन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट हो जाता है इंक्रीज इमीडिएट सेल, यानी कि जो आप सेल कर रहे हैं शॉर्ट टर्म में ही, अल्पकाल में ही उसको बढ़ाना। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, यहाँ पर कह रहा है कि सूक्ष्म विपणन वातावरण में शामिल होगा। डेमोग्राफिक्स है, इकोनॉमिक कंडीशंस है, कस्टमर्स एंड कंपटीटर्स है, पॉलिटिकल फैक्टर्स है। तो जो माइक्रो मार्केटिंग होती है, माइक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है, उसमें क्या शामिल हो जाएगा? तो उसमें आ जाता है जो कस्टमर और कंपटीटर्स होते हैं, ग्राहक और प्रतियोगिता। यहाँ पर आपका जो इन्वायरमेंट होता है मेनली दो तरह का होता है, आपका एक्सटर्नल और इंटरनल हो जाता है। और जो एक्सटर्नल होता है उसमें ही आपके माइक्रो और मैक्रो भी आता है, जिसमें से ये माइक्रो के उदाहरण दे रखे हैं। नेक्स्ट है बाइंग रोल्स इंक्लूड इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, बायर एड। क्रय भूमिकाओं में प्रस्तावक, प्रभावशाली व्यक्ति, निर्णयकर्ता, खरीदार और डैश शामिल हैं। सेलर, प्रोड्यूसर, यूजर्स, होलसेलर। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? उपयोगकर्ता की बात की जा रही है, यूजर्स की बात की जा रही है। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। तो आज की वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन इसके सॉल्व किए हैं। इसके बाकी के पार्ट्स आएंगे जिसमें कि बाकी के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सारे ही पार्ट्स आप देखने हैं आपको, जिससे अच्छे से आपकी तैयारी हो सके और एग्जाम के लिए आपके ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।